दुर्व्यापार ट्रैफिकिंग को संगठित अपराध की तरह लाइए। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इसकी शुरुआत की, इस जन आंदोलन कह लें या इस सोच की कह लें, तब देश गुलाम था। एक व्यक्ति का संकल्प और एक समाज के, एक राष्ट्र के संकल्प में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबके लिए समानता, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इससे ऊपर सोचना और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जाना। हम एक सामाजिक मुद्दे को अपराध की संज्ञा नहीं देते तब तक वो एक गलत चीज की तरह व्याप्त रहता है। पहले तो अपराध को अपराध की तरह देखिए। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो अभी हो रहा है, ये अभी इमर्ज कर रहा है, इस पे खिलाफ लड़ाई चलने में अभी वक्त लगेगा। किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए तो हम कहते हैं वो बलात्कार वाला घर। हम अपराध के बोध को अपराधी के प्रति न रखते हुए जो बेचारा शोषित है उसके प्रति रखने लगते हैं कि अरे ये तो कमजोर है। तो वो कमजोरी का भाव अपराध की मानसिकता को बढ़ावा देता है। नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूं और यह कार्यक्रम है शब्दरथी। शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जानी मानी हस्तियों के साथ, लेखकों के साथ उनकी किसी चर्चित किताब पर बात करता हूं। संयोग से हमारे साथ आज मौजूद हैं भुवन रिभु जी। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी के पुत्र हैं और इस नाते इनके ऊपर समाज सेवा की, बचपन को बचाने की और विश्व के सुनहरे कल की जिम्मेदारी किसी भी सामान्य व्यक्ति से, समाजसेवी से ज्यादा है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज, और दूसरी पुस्तक है जस्ट राइट्स, वाई जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट। ये दोनों पुस्तकें क्या हैं, इन पुस्तकों के पीछे की क्या भूमिका थी, इन पुस्तकों के अंदर क्या है, विषय क्या है, और इन पुस्तकों से भुवन रिभु जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपने पाठकों को बताना चाहते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। भुवन जी, सबसे पहले साहित्य तक के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा भी, और मुझे लगता है आप मानते हो या नहीं मानते हो, जब भी आपका परिचय कहीं दिया जाता होगा तो सबसे पहले कैलाश जी का नाम इसलिए आता होगा क्योंकि उन्होंने बचपन को बचाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसे व्यक्तित्व का पुत्र होना जिसका पूरा जीवन पूरे संसार के बच्चों के बचपन को बचाने में लगा रहा। मैं चाहूँगा आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि वो स्मृतियाँ कैसी हैं और किनने आपको गढ़ा। बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई भी व्यक्ति अब जब उसके जीवन की गढ़ने की गाथा कही जाएगी तो वो तो लंबी दास्तान हो जाती है। मेरा बचपन अधिकतर एक ऐसे क्रांति के वातावरण में बड़ा हुआ जिसमें समाज के प्रति समर्पण न केवल मेरे माता पिता बल्कि मेरे नाना नानी के ज़माने से, और उनके भी माता पिता यानी मेरी माता जी के दादा दादी काकोरी कांड के शहीद रहे, तो और दादी पहली भारत की मजिस्ट्रेट रही। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के प्रति समर्पण का भाव हमारे परिवार में रहा है। तो हम इसको नैतिक जिम्मेदारी की तरह भी लेते हैं। और दूसरा, एक जो समाज के लिए समर्पण एक आपका उद्देश्य ही नहीं या आपके जीवन की एक परिकल्पना कह लें या उसका पड़ाव कह लें, वही नहीं बल्कि आप बने ही ऐसे हैं। तो आप चाहे आप वकालत कर रहे हों जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी बहन कुछ कर रही थी कंसल्टेंसी वगैरह का काम, तो वो कर रहे हों, चाहे आप अपने इस जीवन यात्रा में आपके जीवन साथी कैसे मिलते हैं, वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो मेरी धर्मपत्नी भी इसी तरह का काम कर रही थी।
तो ये पूरा परिवार हमारा इसी तरह के लोगों से बना हुआ है। तो ये कुछ भी आप उसकी कहीं से भी पकड़ेंगे तो डोर वहीं चली जाएगी कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। जी, मेरा दरअसल सवाल मैं बचपन की स्मृतियों में आपको इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी के पास परिवार के लिए संभवतः बहुत कम समय इसलिए मिलता रहा होगा क्योंकि उनके पास दुनिया भर की जिम्मेदारियां थी। हमारे कार्यक्रम में मैंने पिछली बार उनसे भी चर्चा की थी, हालांकि पारिवारिक बिंदुओं पे सवाल नहीं किया था, लेकिन मैं आप चूंकि आए हैं और आपका जो उद्देश्य है वह एक बहुत ही गंभीर, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को जो मैं पढ़ रहा था तो कई बार इसके अंदर जो कहानियाँ हैं और जो संघर्ष की गाथाएं हैं उन बच्चियों की, जिनके जिनके ऊपर कुछ भी संभव था, एक मातृत्व का बोझ उस उम्र में ला दिया गया जब वो खुद बच्ची थी, जिनको पता भी नहीं है कि मातृत्व होता क्या है, और कहीं कहीं आपने उसको बलात्कार तक की संज्ञा दी है और उनके बचपन के समाप्त होने की बात कही है। तो मुझे आपकी बचपन से जुड़ा सवाल पूछने का आशय ये है कि मैं ये जानना चाहता था कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही होंगी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत रही होगी कैलाश जी की, उनकी उपस्थिति की, और वो पता चला कि किसी फील्ड में, किसी कार्यक्रम में गए हैं, किसी आंदोलन में गए हैं, किसी को बचाने में लगे हैं। ये जो संघर्ष होता है, मैं इन लोगों के संघर्ष, जिनके संघर्ष पर आप खुद जूझ रहे हैं, और मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इस किताब से आपके काम के बारे में भी जानने को मिला। न केवल यह कि आप पूरे संसार में उस तरह का स्वप्न देखते हैं जिसमें किसी भी बच्चे का विवाह न हो रहा हो या उससे उसका बचपन न छीना जा सके। एक तरफ उस तरह का संघर्ष है, उस तरह की आदर्श स्थितियाँ हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आपके अपने मैं आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन मैं उस तरह की कोई याददाश्त हो तो मैं उस पर पहले जानना चाहूँगा। मुझे एक घटना याद आती है जिसका आपने जो सवाल पूछा उससे सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आपके पिछले सवाल से थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं लगभग 13-14 साल का था जब हमारे घर पे हमला हुआ और कुछ लोग उस वक्त हमारे पिताजी को ये अरेस्ट करने की नीयत से हरियाणा पुलिस से आए थे कि कोई केस रजिस्टर हो गया है। तो हमारे माताजी पिताजी घर छोड़ के बाहर रह रहे थे, तो घर पे आए कुछ लोग, ये कागज़ उठाने के लिए कोई 15 मिनट के लिए घर आए होंगे। तो उसी वक्त पुलिस आ गई। पुलिस ने अपना काम किया और कहा कि हम आपको अरेस्ट करेंगे। लगभग आधे घंटे के बाद फ़ोन फान शुरू हुए। अब ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मोबाइल होते नहीं थे। हम वकीलों को फ़ोन किए, कुछ जर्नलिस्टों को फ़ोन किए। तो ये 2 दिन पहले, इससे पहले के 2 दिन मैं घर पे अकेला था, तो मैं देख रहा था, मेरे साथ कुछ साथी थे, संगठन के साथी थे। तो ये आप जानते नहीं हो ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अब 13 साल की उम्र क्या होती है। लेकिन जब ये हुआ तो वकील आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी कानूनी बातचीत करके, दिल्ली के अब तो बहुत ही जाने माने वकील हैं श्री रमेश गुप्ता जी, उन्होंने बहुत ही कानूनी दांव पेच से उस दिन रात को पिताजी को जाने नहीं दिया। तो दिल्ली में रहे। अरेस्ट होने के बाद अगले दिन पूरे दिन बहस चली, हम कचहरी में रहे। कचहरी में कई अन्य घटनाएं हुई, लेकिन जमानत हो गई और नहीं जा पाए। इस घटना के करीब मान लीजिए 20 साल बाद या और 22-23 साल बाद मैं सीबीआई एकेडमी में कानून पढ़ा रहा था। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि आप इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कानूनी दृष्टिकोण से ऐसे हो सकती है, या हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए पुलिस होने के नाते। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सहा है, क्योंकि आज से इतने साल पहले 1994 में मुझे ये कहा गया था कि एक आदमी को गलत तरीके से अरेस्ट करके लाओ और रास्ते में उसका
जो भी उसके साथ कर सकते हो कर दो। और तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही कि किसकी कहाँ की घटना है, उसने घटना की जगह बताई। मैंने पूछा कि क्या नाम था आदमी का, तो उसे नाम याद नहीं था। तो बोला कि कुछ सतपति या ऐसा कुछ नाम बोला। तो मैंने कहा क्या उनका नाम श्री कैलाश सत्यार्थी था? बोला हाँ। मैंने कहा आप साइड आओ, आपसे बाद में बात करेंगे। तो उनको कोने में ले जाके जब मैंने पूछा तो उन्होंने पूरी घटना बताई। पूरी घटना मैंने जब की तो मैंने फिर उनको जो है पैर छू के उनसे कहा कि ये मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपकी वजह से समाज में, दुनिया में, मेरे पारिवारिक जीवन में ये सब चला। और पिताजी आज तक हैं क्योंकि आपने वो नहीं किया जो करने के लिए आपको कहा जा रहा था, जो गैरकानूनी काम थे। तो उस दिन का मुझे लगता है कि एक असर ये पड़ा कि मैंने कानून की पढ़ाई की और ये समझा कि कानून में ताकत कितनी होती है। और नीति, न्याय और विधि का ज्ञान न केवल सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मूलभूत जिसका स्तंभ है वो है, बल्कि हमारे रोज के जीवन में भी उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने वहीं से मुझे लगता है कि पढ़ाई और उसके आगे की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। क्या बात है! आपने मेरी इन पुस्तकों के लेखन के पीछे का जो सवाल है उसका उत्तर आपने बिना पूछे लगभग दे दिया है कि आखिर इन पुस्तकों को लिखने के पीछे दृष्टि क्या थी? आपका कहना है कि नीति, न्याय और कानून को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और वह आपको कई चीज़ों से न केवल संरक्षण देता है बल्कि आगे बढ़ाने की बात करता है। भुवन जी, एक सवाल मुझे जानना है कि ये जो आप केवल वकील नहीं हैं, ये तो ठीक है, आपके पास एक विधिक वो डिग्री है, आपको विधि का ज्ञान है, आप तमाम जगहों पे व्याख्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे अकादमी हो या सरकार की एजेंसियां हों। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भुवन जी कई हाई इम्पावर्ड कमेटी यानी कि जो उच्च स्तरीय समितियां हैं जो सरकार की नीतियां बनाती हैं, कानून बनाने की कोशिश करती हैं या जो दंड संहिता से संबंधित है, खासकर जब बच्चों के अधिकारों की बात होती है और तो उसमें सलाहकारी भूमिका में कई जगह उसके सदस्य की भूमिका में रहे हैं और आपके काम का दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए मैं उस पर विस्तार से न जाके छोटी छोटी बातों में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर भुवन रिभु जी की निर्मित कैसे हुई थी और क्या वजह है कि ये बच्चों उसमें भी जो बच्चियां हैं उनके विवाह से जुड़े मुद्दों को न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर पाए बल्कि आज आपके जीवन का संभवतः सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ये चाहते हैं कि भारत जो है वह बाल विवाह से मुक्त हो जाए, एक ऐसा राष्ट्र बने जहां जब तक विवाह के लिए निर्धारित उम्र तक नहीं पहुंच जाती है कोई बच्ची, उसकी शादी कोई ना कर सके। उसके रास्ते में क्या दिक्कतें हैं, हमारी परंपराएं क्या कहती हैं, हमारा लोक क्या कहता है, उसकी विधिक दिक्कतें क्या हैं, उसकी सामाजिक दिक्कतें क्या हैं, उसका आर्थिक स्वरूप क्या है, वही इन किताबों में है जिन पर हम क्रमशः बात करेंगे। आपको बचपन मैं एक घटना और जानना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग किताब पर आएँगे। मैं जो आपकी सबसे पहली स्मृति है परिवार के समाज सेवा की, आपने माताजी के दादा-दादी की बात की, काकोरी कांड की बात की, कैलाश जी के काम को सभी लोग जानते हैं। कभी ये स्वतः स्फूर्त था कि आपको समाज सेवा से जुड़ना है या कभी आपको ये खिस भी हुई कि ये एक काम है जो विरासत में हमको मिल रहा है और जिसके लिए मेरा अपना निज मुझे यह पता है कि जब आप समाज के लिए समर्पित होते हैं, खुद आपकी किताबों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब आप कभी किसी दोस्त के जन्मदिन से जुड़े मुद्दे पर कहीं जाना है और अचानक कोई फ़ोन आ जाता है या आप कुछ अपना निजी काम करना चाहते हैं और कोई बात आ जाती है, तो उस तरह की घटनाओं की कोई स्मृति है? वह कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको वाक़ई प्रेरित किया कि नहीं, मैं जो काम श्री कैलाश सत्यार्थी कर रहे थे या जो काम हमें परंपरा से आया है वह काम बहुत अच्छा है और इसी में मुझे जाना है? दरअसल ये सच ही नहीं है, ये पूरी बात ही नहीं सोची गई कभी। तो मैं तो
कानून की पढ़ाई किया था, कानून की डिग्री थी, कानून में चाहता था कि वकालत करूं और वकालत कर रहा था। अगर गाहे बगाहे कुछ सोचा हो तो ये सोचा था कि कानून की पढ़ाई करके और एक MBA करके अमेरिका चला जाऊंगा, वहीं कुछ कुछ करूंगा। तो जब मैं वकालत कर रहा था 2004 में एक ऐसी घटना हुई कि कुछ बच्चियों को बचपन बचाओ आंदोलन के साथी छुड़ाने जा रहे थे लखनऊ में। लखनऊ के पास एक जगह है गोंडा, वहाँ पे सर्कस में कुछ बच्चियों को नेपाल से लाके रखा गया था ज़बरदस्ती, जिनके माता पिता उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ साथी वहाँ जा रहे थे। हमारी कचहरी की छुट्टियाँ चल रही थी, हम इनको कुछ कानूनी सलाह वगैरह देते रहते थे, तो हम भी साथ चले गए। अब वो वहाँ पे जाके ये समझ आया कि ये जो भी है ये सच नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न जो अधिकारी हैं वो मदद कर रहे हैं, न पुलिस मदद कर रही है, तो कुछ गड़बड़ सी लगी। उस दिन हमने वो जो रेस्क्यू का विचार था वो त्याग दिया और ये सोचा कि अगले दिन दोबारा करेंगे। अगले दिन जब सुबह, तो रात को घर पे चर्चा हुई, सब बातचीत हुई, ये हुआ कि भाई इसको किस तरह से करने का बेस्ट चीज़ है। तो रात को पिताजी ने कहा मैं भी आऊँगा, ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, सुबह आके इसको चल के करते हैं। तो हम लोग सब सुबह 6 बजे उठ के गोंडा के पास एक जगह है करनैलगंज, वहाँ पे इन बच्चियों को छुड़ाने गए। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए ये हुआ कि वहाँ पुलिस की मौजूदगी में जो सर्कस का मालिक था उसने पिस्तौल निकाल ली और कहा कि मैं आप लोगों को गोली मार दूंगा, और उसके बाद हम सब पिटे। तो पूरे जो संगठन के साथी थे उनके ऊपर हमला हुआ, पिताजी की हमारी भयंकर पिटाई हुई और हमको वहाँ खेत में जो है कुछ मीडिया के ही साथी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने दिखाया, बल्कि आज तक एक ऐसा चैनल था जिसने ये लाइव दिखाया कि कब वो पिस्तौल निकली, कब जो है ये इस तरह की चीज़ें हुई। तो मीडिया के कुछ साथी उठा के हमें लखनऊ ले गए। अगले दिन सुबह हमें लगा अब तो हो गया काम खत्म, अब बच्चियां छूट जाएंगी। तो अगले दिन सुबह पता चला कि बच्चियां तो एक भी नहीं है, सारी गायब हैं। अब एक दिन पहले हम वहाँ उनको छुड़ाते हुए हमारी पिटाई हुई थी, अब हम अस्पताल में थे, ये पता नहीं था कि क्या होगा, साथी सारे इधर उधर तितर बितर हो चुके थे और अगले दिन सुबह जो है वो बच्चियां गायब हैं। दूसरे दिन सरकार ने कहा बच्चियां थी ही नहीं। चौथे दिन पांचवें दिन लेबर डिपार्टमेंट की एक ये आ गई, उस पर स्टेटमेंट बयान कि ये तो कैलाश सत्यार्थी जी अपना सर्कस खोलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बच्चियों को किडनैप करने की कोशिश की, और ये तो पूरा वाकया ही है। तब मुझे पहली बार इस बात का गंभीरता से एहसास हुआ कि भारत में बच्चों की सुरक्षा कानून से कितनी इतर है, कितनी दूर है। न पुलिस, न व्यवस्था, न समाज सेवी, न मीडिया, बच्चों को तो भूल ही जाइए, इनमें से कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं था जो कि कानून का सही तरीके से उपयोग करके बच्चों की सुरक्षा की तरफ एक प्रॉपर कदम उठा सके। हमने सोचा एक हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं, हेबियस कॉर्पस फाइल की। सरकार ने ऑफिशियली उसका विरोध किया ये कहते हुए हेबियस कॉर्पस एक ऐसी याचिका होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कि किसी के प्रत्यक्षीकरण को लेके की जाती है कि आप इसको लेके आइए जिसे बंदी बना के रखा गया है। हेबियस कॉर्पस में सरकार ने यह कहा कि ये बच्चियां चूंकि भारत की नागरिक नहीं हैं, इसलिए इनके लिए फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इनके मौलिक अधिकार नहीं है, आप हेबियस कॉर्पस कर ही नहीं सकते। घटना शायद 15 जून के आसपास की है और इस बीच में हमारे घर पे हमला हुआ। हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा ये जो है धमकियां देने लगे, लोग फ़ोन करने लगे कि ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और बच्चियां जिनको छुड़ाने के लिए गए थे वो गायब रहीं। लेकिन लगभग 45 दिन के बाद इसी हेबियस कॉर्पस याचिका पे ये फैसला आया कि भाई बच्चियों को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल की है, पुलिस की, और जैसे ही ये जिम्मेदारी कोर्ट ने दी 3 घंटे के अंदर सारी बच्चियां मिल गईं। तब मुझे ये समझ आया सबसे ज़्यादा कि बाल मजदूरी एक अलग मुद्दा है, बच्चों का दुर्व्यापार जो भारत में एक मौलिक अधिकार की तरह प्रतिबंधित है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिन्होंने संविधान में कहा कि यदि किसी बच्चे का या मानव का दुर्व्यापार होगा
तो ये अपराध है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। बनिस्पत इसके बावजूद भारत में दुर्व्यापार की कोई परिभाषा नहीं थी और किसी कानून के अंदर ये सीधे तौर पे इन बच्चियों की कोई सुरक्षा नहीं थी। तो मैंने लगभग 6 महीने के बाद इस घटना के 10 दिसंबर 2004 को एक संगठन का निर्माण किया जिसका काम यही था कि वो मानव दुर्व्यापार पे काम करेगा और इसकी परिभाषा को एक अपराध बना के भारतीय दंड संहिता में लाने की कोशिश करेगा। तो ये हम पे ईश्वर की अनुकंपा रही, आशीर्वाद है सबका कि 2013 में हम ये करने में कामयाब भी रहे। और आज भारत में धारा 370 है भारतीय दंड संहिता की, जो ट्रैफिकिंग को, मानव दुर्व्यापार को परिभाषित करती है और ये सबसे ज़्यादा सख्त कानूनों में से एक है जिसमें उम्र कैद की सज़ा है। और उम्र कैद का मतलब है सारे जीवन की सज़ा। तो ये करने का एक जो जिसे कहते हैं पुश, वो इस मजबूरी में निकला कि ये एक इतना बड़ा गैप है जिसको भरने का काम कोई कर ही नहीं रहा। जो क्रिमिनलाइजेशन है बच्चों की सुरक्षा का, जो क्रिमिनलाइजेशन है दुर्व्यापार का, ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, लेकिन उसको संगठित अपराध की तरह देखने वाले ना कानून है और ना उस पे लड़ने वाले लोगों की ये कानून की समझ कि वो उस पे लड़ सकें। और जब तक हम एक सामाजिक मुद्दे को अपराध की संज्ञा नहीं देते तब तक वो एक गलत चीज की तरह व्याप्त रहता है। समाज में ये रहता है ये तो चलता है यार, ठीक है, गलत है तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे अपराध बना देते हैं, जैसे ही उसकी सजाएं निर्धारित कर देते हैं, जैसे ही उस पर लोगों को जेल भेजने लगते हैं, वैसे ही लोगों को उस कानून का भय, उस चीज को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस पे हम लोगों ने इस घटना के बाद इस पे काम शुरू किया और मुझे लगता है कि इस पे जो हमारी यात्रा रही उसके बाद की, वो अलग अलग कोर्टों से होके निकली। इस पे हमने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद जब ये जस्टिस वर्मा कमेटी बन रही थी और ये निर्भया के कांड के बाद जब वो प्रस्तावित कर रहे थे कानूनों के अंदर बदलाव, तो उसमें हमने कहा कि इन चीज़ों को लेके आना ज़रूरी है और दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग को संगठित अपराध की तरह लाइए। अभी उसके बाद जो अब नई दंड संहिता बन रही है उसमें वो संगठित अपराध की ही परिभाषा हो गई है। तो ये एक लंबी यात्रा रही जिसका अलग अलग पड़ाव रहे, जिसमें कोर्ट कचहरी, और मैं सोचता हूँ ऐसी 10 तो आप इसमें देख रहे हैं किताब में, कम से कम 50 ऐसी घटनाएं होंगी जिन्होंने इसको बल दिया। भुवन जी, बहुत अच्छा रहा कि मेरे सवाल पूछने से पहले आप बचपन बचाओ आंदोलन से किस तरह से आपने बच्चियों के दुर्व्यापार और चाइल्ड मैरिज से जुड़े संस्थान का गठन न केवल उस स्तर पे किया बल्कि उसकी विधिक लड़ाई भी लड़ी, उसके बारे में बताया। मैं इस किताब पर आता हूँ जो इस पुस्तक में जो विषय रखे गए हैं उससे पहले जो बात आपने कही है, एक दुर्व्यापार की बात कही और यह पुस्तक है बाल विवाह। ये जो बच्चियों के साथ उनसे जुड़ा हुआ दुर्व्यापार जिसको आप कह रहे हैं कि संगठित अपराध के तौर पर यह पूरी, मतलब ये जो मैं लगातार बहुत सारी किताबें भी आ चुकी हैं, बहुत सारी सीरीज़ भी मैं देख रहा हूँ, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है और भारत में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये किताब आपकी बताती है कि एक इसका दूसरा पहलू भी है। ये एक अपराध बच्चियों के साथ तो व्यापार का हो गया, दुर्व्यापार का हो गया, यानी उनकी खरीद फरोख्त, जिसका आर्थिक पहलू हो सकता है। पुस्तक आपकी ये बताती है कि सामाजिक और पारिवारिक बिंदु भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके चलते बहुत कम उम्र में, यानी बच्ची को अपने बचपन से भी नहीं उबर पाती है तब तक उसका विवाह हो जाता है। और इसकी शुरुआत आपने बहुत ही जो चित्र है, आपने यह चित्र जिस तरह से खींचा, यह लड़की दोबारा जब आपको मिली,
हाँ, आपने उसका उल्लेख किया। मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा कि ये जो एक बच्ची है, इस बच्ची की पीठ पर जो एक बच्चा है, यह आपको नेपाल आपने कहा है उसके रास्ते में मिली थी। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, जब दूसरी बार भी मिली थी और उसकी क्या भावना थी? पहली बार जब आप रुक के इसके अलग-अलग चित्र खींच रहे थे, और शायद मुझे लगता है कि इस पुस्तक का सबसे प्रभावी पक्ष है जो आप कहना चाहते हो कि जो मानवीय बिंदु है, जो मानवीय सरोकार है, जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, वह हर हाल में इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि इस तरह की बच्चियों का बचपन उनसे न छीना जा सके। बिल्कुल। ये अ, ये बच्ची मुझे 2004 के लगभग नेपाल में एक बार यात्रा करते हुए सड़क पे दिखी। मैं शाम को गाड़ी चला के नेपाल से वापस कहीं नेपाल में एक गांव में जा रहा था, और सामने से सूर्य की किरणें इसके मुखमंडल पे एक बहुत ही ऐसा प्रकाश की तरह आ रही थी शाम के वक्त, जो कि लग रहा था कि जैसे दैवीय प्रकाश किसी के पीछे से आता है। तो मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि मुझे दूर से दिख रही थी, तो मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के कैमरा निकाल के मैं इसकी कुछ तस्वीरें खींची और चला गया। इस घटना के, अब हम वहाँ काम कर रहे थे, हमने कई गाँव में जाके स्कूल खोले, स्कूलों का निर्माण किया। नेपाल एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था, माओवादियों का ट्रांजिशन हो रहा था, नई सरकारें, नया संविधान बन रहा था। तो कई साल बाद हम 2009 में नेपाल में संविधान में शिक्षा को जोड़ने को लेके एक जन आंदोलन कर रहे थे, जब हम दोबारा वहां से निकले। और तब हमने एक कुछ स्कूल के बच्चों को खेलते हुए देखा, और स्कूल के बच्चों को खेलते हुए उनमें से कई बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो उनमें से 3-4 बच्चियों की मैंने उस वक्त तस्वीरें खींची, और तस्वीरें खींच के मैं वापस आ गया। जब उन तस्वीरों को 2-3 महीने बाद मैं देख रहा था कि इसमें क्या रखूं, किसे निकालूं, किसे डिलीट करूं, तो मैंने देखा कि इस बच्ची को मैंने कहीं देखा हुआ है, और इसको मैंने कहीं देखा है। तो मैं इसकी पुरानी अपनी ही तस्वीरें देखता रहा, और मुझे आधा पौना घंटा लगा ये समझने में कि ये वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर मैंने कई साल पहले खींची थी, जब उस बच्चे को लेके वो शाम को जा रही थी दिन भर का अपना काम खत्म करने के बाद। और आज वहाँ जो सामाजिक संगठनों ने काम किया नेपाल में, बेस नेपाल, और कई दिल्ली चौधरी हमारे भाई हैं वहाँ काम करते हैं, तो कई लोगों ने वहाँ जो काम किया उसका नतीजा ये था कि आज वो बच्ची स्कूल जा रही थी, और उसके कंधे पे, बच्चा ना होके उसके कंधे पे ये स्कूल का बैग था। तो ये बच्चा जिसको वो लेके चल रही थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये स्कूल का बैग हम सबकी जिम्मेदारी है। तो पूरी कहानी, पूरी किताब, पूरा बाल विवाह के खिलाफ आज भारत में, दुनिया में जो आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो केवल इन 2 जिम्मेदारियों के बीच की लड़ाई है। भुवन जी, शकुंतला देवी की एक कहानी है जो पहले पन्ने पर ही है, और 51 की उम्र का संस्मरण आपने इसमें लिखा है कि वो 12 साल की थी जी, जब उनका विवाह हो गया, और 14 साल की उम्र में उनको बच्ची हो गई, और 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 4 बच्चे हो गए, और सभी जो है बारी बारी से मर गए। जी, बहुत मार्मिक ढंग से ये पूरी घटना इस किताब के अंदर है, और ये जो बचपन की शादियां हैं उनके दुष्प्रभावों पे आपने किताब में बहुत विस्तार से लिखा है, घटनाओं के साथ लिखा है। और उसके बाद चूँकि आपका कहना है कि ऐसी घटनाओं में परिवार और समाज भी जिम्मेदार रहता है, और इसलिए इससे लड़ने की चुनौती शायद उस संगठित अपराध से जूझने की चुनौती से ज़्यादा बड़ी है। इसमें आपने उस तरह की घटनाओं का भी जिक्र किया है कि जब जैसे कभी ऐसी किसी बच्ची को बचा लिया गया तो उनको रखने की एक चुनौती
जो जस्ट राइट्स में भी आया है, वो पहली घटना ही है कि आप कानून चाहते हो कि न्याय चाहते हो, ये भी आपने लिखा है। मैं चाहूँगा कि जिन बिंदुओं पे ये किताब है, किताब तो बहुत तथ्यात्मक है और बहुत सारे इसमें डाटा है, आखिर क्या किया जाए, वह कौन से बिंदु हैं। आपने एक उसके लिए बाकायदा एक टर्म्स इस्तेमाल किया है, पिकेट स्ट्रेटजी आपने खुद से बनाई है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में विस्तार से बताइए कि जो भारतीय समाज है, क्या दुनिया भर में इस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि जब हम दुर्व्यापार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये अमेरिका में भी हो सकता है, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कहीं भी हो सकता है। लेकिन चाइल्ड मैरिज की समस्या मुझे लगता है कि शायद विशाल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ही हो, शायद। मैं इसके बारे में जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी तरफ यह प्रश्न छोड़ता हूँ कि ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जब परिवार, परंपरा, समाज तीनों विरोधी। सबसे पहले तो बच्चों का यौन शोषण 4 अलग अलग तरह से हो रहा है और ये पूरे संसार में व्याप्त है। तो बच्चों का यौन शोषण होता है घर में, कम्युनिटी में, जानकार लोग करते हैं, स्कूलों में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, बच्चियों को बहला फुसलाकर, प्रेम का झांसा देकर, 10-11 साल की बच्चियों को। दूसरा होता है जहां इसके आर्थिक पहलू हैं, जो ट्रैफिकिंग है, जो दुर्व्यापार है, ट्रैफिकिंग के नतीजे से निकलती है। वो लड़कों का भी है, लड़कियों का भी, लड़कों का भी। तीसरा है बाल विवाह और चौथा है जो अभी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ता जा रहा है, जिसमें न केवल बच्चियों का के चित्र या उनके वीडियो की डिमांड बढ़ती जा रही है, बल्कि उस चित्र या डिमांड की वजह से उनके ऊपर हो रहे अपराध भी बढ़ रहे हैं। अब और ये केवल भारत में नहीं है, ये पूरे संसार में है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बाल विवाह की समस्या भारत में भी है। तो भारत में अगर मान लीजिए कि बाल विवाह, आंकड़े कह रहे हैं कि हर 24 घंटे में इतने बाल विवाह होते हैं कि 23% बाल विवाह पूरे देश में हो रहे हैं, तो अमेरिका में भी 1 लाख हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है। भारत में तो सख्त कानून है, अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में अभी सख्त कानून भी नहीं है इसको लेके। तो समस्या सब जगह है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे चारों तरह के बाल यौन शोषण को खत्म करने को लेके है, वो ये है कि हम समाज में इसके खिलाफ एक डर का माहौल, ये करने के खिलाफ एक जिम्मेदारी का माहौल, ये करा तो मुझे 100% सजा होगी, इसका माहौल नहीं बना पा रहे। भारत में यौन शोषण के पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमे हुए 2023 में लगभग 2,67,000 और निस्तारण हुआ केवल 28,000 का। सजाएं हुई केवल 8,809 लोगों को। तो अब 9,000 लोगों को हम सजा कर रहे हैं, 2,70,000 केस हैं, तो 3% लोगों को हम सजा दे रहे हैं पूरे मुकदमों की। बाकी मुकदमे चले जा रहे हैं। अगर हमने 28,000 मुकदमों का निस्तारण किया 1 साल में, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं, स्पेशल उसके लिए सरकार ने नीति का निर्माण किया, उसके लिए बजटरी एलोकेशन किए, उसके लिए प्रोसिक्यूटर बनाए, जज बनाए, इसके लिए सब बनाया गया, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाई सुनिश्चित। तो अगर हमने 3% केसों का निस्तारण किया, तो अगर आज एक भी मुकदमा नहीं आएगा, एक भी इंसिडेंट नहीं होगा, तो भी 9 साल लगेंगे बैकलॉग क्लियर करने में। तो यह सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से जन्म लेता है अधिकांश महिलाओं और बच्चों का रिपोर्ट न करना, क्योंकि उनको न्याय व्यवस्था में अब विश्वास नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में रहने वाली अधिकांश महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती यदि उनको रात को 11 बजे 12 बजे कहीं जाना पड़ जाए। इसके लिए एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि भाई समाज जिम्मेदार है, समाज को अपनी तरफ से काम करना चाहिए, ये जो है लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भय नहीं है कानून का।
क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह की कुकृत्यों को अंजाम देते हैं तो हमें सजा नहीं होगी। दूसरा जो इसका पहलू है वो है ट्रैफिकिंग का। हम लोग लगातार बाल मजदूरी को बाल मजदूरी की तरह देखते रहे, तो बाल मजदूरी को बाल मजदूरी की तरह देखने का नुकसान यह हुआ कि जिस वक्त किसी बच्चे को छुड़ाया गया, उस वक्त उस बच्चे को जिसके यहां से छुड़ाया गया उस मालिक के ऊपर कुछ कार्रवाई होने की बात हुई, कार्रवाई नहीं हुई। और जो लोग उस बच्चे को बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से लेके आ रहे थे उस ट्रैफिक करके, और दिल्ली, बंबई, राजस्थान में बेच रहे थे काम कराने के लिए, लड़कियों को बेच रहे थे यौन शोषण के लिए, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बच्चे जहां से छुड़ाए गए वहां हमने 2, 4, 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी। भारत में 700 मुकदमे हैं 2022 में चाइल्ड लेबर के। तो हमने जब कानून बना के उसका अनुपालन ही नहीं कराया तो डर किस बात का, कहां से आएगा? 700 मुकदमों का अर्थ होता है कि एक साल में एक जिले में एक मुकदमा, एक ऐसे देश में जिसमें 40 लाख बाल मजदूर हैं। अभी तो शुक्र मनाइए 2023 में एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठनों ने यह बदलाव का दौर शुरू किया है कि पूरे भारत में ये एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सरकारी मदद से, पुलिस की मदद से बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, और पुलिस ने अलग अलग राज्यों में पिछले साल लगभग 18,615 ट्रैफिकर्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन यह पहली बार हुआ, इस साल से पहले यह कभी नहीं हुआ। तो यह दूसरा पहलू है इसका, जिसकी वजह से यह व्याप्त है। तीसरा पहलू है कि हम समाज में और कई बार धर्म में इसको मान लेते हैं कि बच्चियों की तो शादी होगी ही होगी, चाहे वो पितृ सत्तात्मक समाज हो, चाहे वो ये हो कि भाई ये बाल विवाह तो हमारे धर्म में ही लिखा हुआ है, अलाउड है, किया जा सकता है, चाहे वो ये हो कि अब तो हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आ गए कि आप 11 साल, 12 साल, 13 साल में कह रहे हैं कि भाई अगर शादी हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। 15 साल की बच्चियों को बलात्कार के बाद कहा जाता है कि शादी कर दी हमने इसकी, तो चूंकि उस बच्ची के पास कोई और समाज ने विकल्प दिया ही नहीं है तो वो कह रही है मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो बच्ची ने गलत मुकदमा किया था, ये तो अपनी मर्जी से गई थी, आज देखिए इसने शादी कर ली है। कल एक हाईकोर्ट का फैसला है इसके ऊपर, बच्ची का बलात्कार हुआ है, हम इस पे गुस्सा नहीं होते, हमने उस आदमी को सजा नहीं दी, इस पे हमारा खून नहीं खौलता। हम इस बात को चलाए रखते हैं 9 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ राज्यों में 25 साल चल रहे हैं मुकदमे, हम उस पर नाराज नहीं होते। लेकिन अगर वो बच्ची हमारे समाज, हमारी व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका से परेशान होकर यह कहती है कि बस मैंने अपनी मर्जी से गई थी, मुझे तो इससे शादी करके कम से कम जो है छुटकारा दीजिए, तो हम कहते हैं ये झूठी थी, ये उसकी नहीं, ये हमारी कमी है। झूठी वो नहीं है, झूठ हम अपने आप से बोल रहे हैं, हम एक समाज में अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं, हम एक राष्ट्र के नाते, अपने एक संविधान जिसमें इतना ज्यादा ऊपर है उसके नाते अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं कि इन बच्चों को, इनके परिवारों को न्याय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये झूठ बोल देते हैं। तो ये तीसरी समस्या है। अब बाल विवाह के ऊपर, बाल विवाह आज की समस्या नहीं है, इस पे कानून 100 साल पहले बना था। 2016 में हमने इतना बढ़िया कानून बनाया जिसमें हमने कहा कि अगर कोई पुजारी, कोई मौलवी, कोई बैंड वाला, कोई उस शादी में खाना खाने वाला तक अगर इसको रिपोर्ट नहीं करता तो उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन हमने 20 21 22 3 सालों का आंकड़े उठा के देखिए तो 2100-2200 मुकदमे हुए दर्ज। 2022 में सबसे ज्यादा 1000 मुकदमे दर्ज हुए। तो इस कानून का अगर हम अनुपालन ही नहीं कराएंगे तो फिर उसका वो कानून कागज पे लिखे हुए चंद शब्दों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये भी बदला, ये 2023 में फिर बदला। 54 से ज्यादा सरकारी इन्होंने विभागों ने अक्टूबर में ये कहा कि हम किसी भी हालत में बाल विवाह नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित करते हैं। इस पे इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर लेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। आसाम सरकार ने बहुत ही जिम्मेदार तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की और 4000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। कानून में बदलाव हुए। अभी थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते ही राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों की जिम्मेदारी देके ये कहा कि अक्षय तृतीया जो कि 10 मई को होना है, जिसमें हजारों बच्चियों की शादी होती है, उनकी जिम्मेदारी पंचायत की होगी कि नहीं दी जाएगी। तो
पहले तो अपराध को अपराध की तरह देखिए। यही हमने प्रस्तावना इस किताब में भी की कि पिकेट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि पूरे समाज को मूलभूत तरीके से बदल के 2030 तक कम से कम बाल विवाह का खात्मा कर सकती है। मानव दुर्व्यापार एक आर्थिक अपराध है, एक संगठित आर्थिक अपराध है, इसके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो अभी हो रहा है, ये अभी इमर्ज कर रहा है, इस पे खिलाफ लड़ाई चलने में अभी वक्त लगेगा। घरों में होने वाला यौन शोषण चलता रहेगा, इस पे हम केवल ये कर सकते हैं कि सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन बाल विवाह का खात्मा हम अगले 5 साल में कर सकते हैं। हम लोगों को ये बता सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए 18 साल तक। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम यूज करके हर बच्चे की अटेंडेंस मॉनिटर कर सकते हैं। हम हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन को अलग अलग तरीके से न देख के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को अगर एक मूलभूत ढांचे की तरह देखें तो हम पूरे इकोसिस्टम को अटैक कर सकते हैं, ये कहते हुए कि तीनों पे मद में अलग अलग होने वाले खर्च को एक जगह ले आइए कि अगर बच्ची का विवाह हो गया तो इसका अर्थ यह है कि तीनों अपनी जगह फेल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कीजिए। इसको अपराध की तरह देखिए और अपराध की तरह देखते हुए अगर किसी की शादी होती है तो उस पर सजा दीजिए। जहां बच्ची आगे बढ़ के कहती है मुझे शादी होने से बचाइए, वहां पे तुरंत कार्रवाई करके उस बच्ची के लिए एक ऑल्टरनेट रिहैबिलिटेशन की, पुनर्वास की, शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। और इनके लिए जो इंस्टीट्यूशन चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। भारत आज लगभग विकास जो जिन देशों का हो चुका है उनकी श्रेणी में आ चुका है। भारत में इस पैसे की कमी नहीं है जो कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे लगा सकें। हम लगभग चांद पे पहुंच गए हैं। हमें केवल उस इन्वेस्टमेंट को टारगेट करना है उन बच्चों के लिए जो हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर हम एक बिंदु पे इसको ले आए कि निर्णायक बिंदु ये है कि अगर ये बच्चा शिक्षा से निकला तो इसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, इसकी सुरक्षा भी खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बच्चों के साथ हो रहा किसी भी तरह का यौन संबंध, चाहे शादी में भी क्यों ना हो, वो बलात्कार है। तो हम उसको उस तरह से देखें। जो चीज हमारे कानून में है उसको हम समाज में नीचे तक लेके आए, तभी लोगों को ये डर पता चलेगा। आज गांव देहात में अपन जाके पूछें, अधिकतर लोग ये मानेंगे ही नहीं। अच्छा, इसका भी एक बड़ा विशेष सर्कल है। इसका विशेष सर्कल यह है कि गांव देहात में लोग यदि अपने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उनको ये डर है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो चाहते हैं कि इसको बचाने का एक तरीका यह है कि हम इसकी शादी कर दें। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा दुष्परिणाम है। यह भी एक समाज की विफलता है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम इस पिकेट स्ट्रैटेजी को, पिकेट यानी पॉलिसी, पॉलिसी काहे के लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आई से यानी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे का इस तरह से अपन खर्च करें कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हों, और वो इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों सुनिश्चित करे। 18 साल तक जो है हर बच्ची को शिक्षा से जोड़ के रखा जाए। कन्वर्जेंस यानी अलग अलग तरीके से ना देखें, एक ही बच्ची को लेके जो है 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार हैं, 11 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको दुर्व्यापार से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति की, पंचायत की, म्युनिसिपैलिटी की, स्कूल टीचर की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। चौथा, बच्चों में खुद जागरूकता हो, पेरेंट्स में जागरूकता हो, नॉलेज हो। और सबसे बड़ी जागरूकता तब होती है जब उसको अपराध की श्रेणी में मान के अपराध की तरह उस पर कार्रवाई की जाती है। पांचवा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे जिले की सरकार हो, चाहे गांव हो, चारों को पता है कि ये एक अपराध है और कोई ऐसी इस तरह की मान्यता नहीं है कि किसी हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया अगर एक समाज में धर्म इसकी अनुमति देता है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप शादी कर सकते हो। ये नहीं, समान कानून और ऊपर से नीचे तक उसका समानता के साथ अनुपालन। और आखिरी, टेक्नोलॉजी, जो मैंने कहा कि अपन जब चांद पे पहुंच गए हैं तो हम कम से कम अपने बच्चों का अटेंडेंस तो मॉनिटर कर ही सकते हैं। तो हर बच्चे का अटेंडेंस का मॉनिटरिंग कि ये 12वीं कक्षा तक रहे। अब भुवन जी, आइडियल के आदर्श के स्तर पर या आपके विचारों के स्तर पर यह बात पूरी तरह से सही है। पिकेट स्ट्रेटजी को मैं समर्थन करता हूं कि चलिए ये होगा तो ये हो सकता है,
लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जी के समय से लेकर अभी तक, आपके समय तक 2024 में हम बात कर रहे हैं। हालांकि आप यह कह सकते हैं कि 200 से अधिक संगठनों को मैंने जोड़ा पिछले दिनों और ये किताब लॉन्च हुई, तो यानी इसका असर कहीं न कहीं है। सरकार के स्तर पर लगातार 2 बार पिछले 5 सालों में आप बता रहे हैं कि कानून में भी बदलाव हुआ है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ माता पिता यह समझते हों कि एक बच्ची के रजस्वला होने से पहले अगर उसका दान कर दिया जाए, उसका विवाह कर दिया जाए, कन्यादान की जो परंपरा है कर दी जाए, तो हमारा पुण्य कई यज्ञ और कई गौदान से भी अधिक बड़ा है। जब हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी पारंपरिक समझ सदियों से इस तरह की विचारों से जूझ रही हैं, एक सवाल मेरा ये है कि और पिछले 200-300 सालों से एक आंदोलन सा चल रहा है, कहीं न कोई जागरूक व्यक्ति यह आंदोलन कर रहा है। हालांकि जो लोग मेरी बातचीत सुन रहे होंगे हमारी, उनको लग रहा होगा कि ये लोग कैसी बात कर रहे हैं, यह कौन सा समय है। लेकिन ऐसे समय में भी लापता लेडीज जैसी फिल्में आती हैं तो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सीरीज संभवतः थी या फिल्म थी, याद नहीं आ रहा है, लापता लेडीज। तो मेरे कहने का आशय ये है कि दूसरा आपने एक बिंदु कहा कि हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो अलग अलग कुलों की जो व्यवस्था है या अलग अलग धर्मों में व्यवस्था है या अलग अलग क्षेत्र में जो व्यवस्था है उसको न माने। कम से कम बच्चों के स्तर पर एक कानून समान हो, पूरे देश में समान हो। वह यह न कहे कि नहीं, नूह में किसी एक कुल की अलग परंपरा है तो वहाँ ये परंपरा मानी जाएगी, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में है तो अलग होगी, ओडिशा में कहीं है तो अलग होगी, नॉर्थ ईस्ट में है तो जी हमारा तो समाज ही इजाजत नहीं देता इसलिए हम भी मानेंगे। ये दोनों चीजें कैसे संभव हैं? हम इस धार्मिक सोच जो परंपरा के तौर पर सदियों से आई है, आपने कहा पिकेट की बात ठीक है, लेकिन एक गांव में जहां अभी भी हम न्यूनतम संसाधनों के लिए जूझ रहे हैं, वहां तक हम कैसे इस बात को ले जाएंगे? एक बात। और दूसरी बात, आपने खुद तो किताब अंग्रेजी में लिखी है और उन लोगों के लिए लिखी है जो बहुत जानकार लोग हो सकते हैं अगर उनकी रुचि है, तो रुचि नहीं है तो उनके लिए किताब का महत्व नहीं है। तो आप भारतीय भाषाओं में इस पुस्तक को कब लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जिसको जानना चाहिए, जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है कि सभी भारतीय भाषाओं में ये पुस्तक होनी चाहिए। बहुत ही, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, केवल कानून के लिहाज से नहीं बल्कि समाज, संवेदना और जागरूकता के लिहाज से भी। की पुस्तक की खासियत यही है कि भुवन रिभु जी को मैं कैमरे से अलग भी बधाई दे चुका हूँ कि ये दोनों पुस्तकें देखने में लगती हैं कि शायद कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कोई विधिक पुस्तक है जिसमें कोई तथ्य है। तथ्य तो हैं, तथ्य बहुत सारे हैं, घटनाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे उदाहरण भी हैं, लेकिन इनके पीछे एक सोच भी है जो आपको बताती है कि आप कैसे इस तरह की घटनाओं से पार पा सकते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि यह, अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ बताएगी, अगर आप पुलिस सेवा में हैं तो बताएगी, अगर आप शिक्षक हैं, पंचायत प्रमुख हैं तो बताएगी, अगर आप जागरूक नागरिक हैं भारत के तो भी यह बताएगी कि आपको अपने बच्चों या अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनको आप कहीं देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई बच्ची दिखती है, उसकी शादी हो रही है तो आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये सब भी बताती है। केवल यही नहीं, और पुस्तक की शुरुआत भी उसी तरह से, दूसरी पुस्तक की शुरुआत भी ऐसी ही होती है। एक पुलिस वाला आपसे एक घटना में पूछता है कि जब बहस में फंस जाता है तो आखिर में वो पूछता है भुवन जी से कि आखिर आप कानून चाहते हो कि न्याय चाहते हो, और वहां पे
बाकायदा इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह से ये वाकई इस बात पे रुक गए थे, पूरी रात सोचते रहे और फिर अगले दिन फिर जब उससे मुलाकात होती है तो फिर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस विषय पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब जानूँगा कि ये जो धार्मिक सोच है या जो हमारे अलग-अलग, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, पारसियों में अलग परंपरा है, हमारे यहाँ कुछ यहूदी भी हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं, सिख धर्म में अलग परंपरा है, हिंदुओं में खुद ही इतने कुल और गोत्र हैं कि उनकी परंपराएं अलग हैं। इनसे कैसे जूझेंगे और इनसे कैसे पार पाएंगे? और क्या ऐसा होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के समय से शुरू हुआ? मुझे याद है वह घटना, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि जब पहली बार वो लोग विरोध कर रहे थे विधवा विवाह और बाल विवाह की, तो उनको नाली में ढकेल दिया गया था। और जो उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, मतलब एक विडंबना जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारी परंपराएं जो है वह बड़ी अजीब स्थितियां। आपने हाई कोर्ट के एक फैसले का, अभी कल के फैसले का उदाहरण दिया था। एक तरफ बौद्धिक लोग भी, हम आपको उनसे भी जूझना है, दूसरी तरफ धर्म जैसी एक मजबूत रूढ़ी से जूझना है, उसकी परंपरा से जूझना है, तीसरी तरफ हमारे लोग की जो सोच है उससे जूझना है। इन सबसे कैसे पार? तो सबसे पहले तो जिस वक्त की, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इसकी शुरुआत की, इस जन आंदोलन कह लें या इस सोच की कह लें, तब देश गुलाम था। और ये न केवल एक बाहरी संस्कृति और बाहरी से जो ताकतें हमारे ऊपर उस वक्त राज कर रही थी उनसे जूझ रहे थे, बल्कि इन तमाम लोगों से जूझ रहे थे। आज देश गुलाम नहीं है। तब के और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क है। आज आपका सवाल था, एक जगह आपने बोला था कि कैसे हम गांव-गांव में इसको लेके जा सकते हैं, जब गांव-गांव में अभी बेसिक चीज़ें नहीं पहुंची। लेकिन गांव-गांव में हमारे मोबाइल पहुंच गए हैं, गांव-गांव में हमारी सड़कें पहुंच गई हैं, गांव-गांव में हमारी बिजली पहुंच गई है या पहुंच जाएगी। गांव-गांव में आज हमें पता है कौन वोटर है, तो हम हर एक आदमी को काउंट कर चुके हैं। हमें पता है भारत में कितना, कहां पे क्या है। तो आज वो परिस्थिति ईश्वर की कृपा से नहीं है जो कि 100 साल 150 साल पहले थी। दूसरा, एक व्यक्ति का संकल्प और एक समाज के, एक राष्ट्र के संकल्प में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज जब हमने एक संविधान में परिकल्पना की कि हम हर बच्चे को शिक्षा देंगे, जब हमने कानून में परिकल्पना की कि किसी बच्चे की शादी नहीं होने देंगे, तो वो कानून एक किताब नहीं है, वो एक भारत का रिजॉल्व है, एक भारत का संकल्प है। जब वो राष्ट्र का संकल्प है तो उसको केवल समाज में नीचे तक लेके जाने का जो दायित्व है या जो उसकी यात्रा है, उसकी उसमें जो वक्त लगता है वो लग रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरा, पिछले साल तक शायद ये किसी ने नहीं किया था इसका कैलकुलेशन कि भारत में जो 23% से शादी की दर है, बाल विवाह की दर है, वो 257 जिलों में 23% से ज़्यादा है और 332 जिलों में 20% या उससे ज़्यादा है। तो जब आपने उन जिलों को आइडेंटिफाई कर लिया कि समस्या यहाँ है, तो समाधान भी यहीं करना पड़ेगा और यहीं से निकलेगा। तो ये एक बहुत ही फोकस स्ट्रैटेजी जो अभी से पहले कभी नहीं थी, वो एक बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के कैंपेन के तहत बहुत सारे संगठनों ने किया। आपने मैं आपका बहुत एक बार फिर धन्यवाद, आभार करता हूं कि आपने कहा मेरी वजह से या मेरी किताब की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ये भारत में 54 राज्य सरकारों ने इसका नेतृत्व किया। तो राज्य सरकारों ने उस कानून के संकल्प को अपने कागज पे उतार के गांव देहात तक लेके गए। वो जो हाई कोर्ट का आदेश है, वो हमने सिर्फ हाई कोर्ट को याद दिलाया कि ये कानून था, इसके लिए पंचायत सबसे ज्यादा उपयुक्त प्रतिनिधि होगा जिसको ये उत्तरदायित्व सौंपा जाए कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। तो ये बदलाव तो कुछ ही दिनों में हो गया। अब भारत की परिकल्पना पिछले 150 साल में कहां थे हम और आज कहां हैं, इसमें नहीं किया जा सकती, कोई तुलना नहीं। तो ये तो एक बात है। दूसरा, समाज में किसी भी तरह की बुराई या अपराध, अगर समाज में ये जागरूकता हो कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उसको
वो एक सस्टेनेबल तरीके से, कालजयी तरीके से उसको समाधान किया जा सकता है। तो हम तो ऐसा समाज हैं जहां न्याय और धर्म को साथ लेके चलते हैं। हमने धर्म की परिभाषा में कहा धर्मो रक्षति रक्षितः। हमने तो ये हमारी न्यायपालिका में कहा गया कि धर्म उसकी रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। तो हमारे धर्म में जो छोटे मोटे विचार हैं उससे कहीं ऊपर ये विचार है कि सबके लिए समानता, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इससे ऊपर सोचना और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जाना। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। तो ये हमने कई साल पहले, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। तो ये कोई 100, 200, 300 साल में जो कि एक समाज में एक इस तरह की गलत चीजें पैदा हुई और आगे बढ़ी, उससे धर्म का निर्माण नहीं हुआ। हमारा धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म सबको साथ लेके चलने का था। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म और न्याय के बीच में कोई लड़ाई है। जैसे ही हमने कानून बना दिया और कह दिया कि ये राष्ट्र का संकल्प है, वो सबके लिए बराबर है। अब मान्यताओं की बात है, तो मेरी मान्यता अगर कुछ गलत है, मुझे लगता है कि मैं जो है रेड लाइट पे अगर कोई नहीं देख रहा तो मैं उसको क्रॉस करके भाग सकता हूं, यहां कोई नहीं पूछ रहा। तो जैसे ही वहां रेड लाइट पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होकर मुझे रोकेगा, वैसे ही अगर 1 बार 2 बार 5 बार मेरा चालान होगा तो मैं ये करना बंद कर दूंगा। पूरी की पूरी लड़ाई आज इस बात की है कि भारत में जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतने बढ़िया कानून बन गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बढ़िया फैसले दे दिए हैं, उनको समाज में जागरूकता फैला के किस तरह से एकदम ग्रास रूट पे लेके जाया जा सके। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ही विषम परिस्थिति है। अगर हम आज भी टारगेट कर लें उन 300 जिलों का, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है पंचायतें जिम्मेदार होंगी, उनकी जवाबदेही होगी, जब ये बात हर पंचायत के पास चली तो पंचायत अब खुले में नहीं करेंगी कहीं चाइल्ड मैरिज, चाहे कोई मान्यता हो, क्योंकि आपने अब किसी की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी है। अब भारत में आप लाल बत्ती बंद कर दीजिए, देखिए कितने लोग जो है ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हैं और कितना जो है उसका सम्मान करते हैं। तो समाज में किसी भी तरह के कानून का या रूल का या किसी भी तरह की नीति का तभी अनुपालन होता है जब वो ताकत के साथ थोड़ा सा कराया जाए। जब तुलसी रामायण में ये कहा गया कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो जब तक भय ही नहीं होगा तब तक हम जो है ये बात कैसे करेंगे कि ये है। तो ये एक दिन में बदल जाएगा जैसे ये है। तीसरा, हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो हमारे जिन लोगों को आप किसी पिक्चर का या पता नहीं काय का उदाहरण दे रहे थे जिसको मैं जानता नहीं हूं, तो वो किसी हमारे ये इस तरह के जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो लोग आगे बढ़ के इसके बारे में बोलेंगे। इतने ज्यादा लोग या तो एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं या दूसरी के हैं। अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में कहें कि ये नहीं होना चाहिए, हम किसी की नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं है कि भारत में एमपी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है जिनके यहाँ बच्चों की शादी नहीं होती, एमएलए नहीं है जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, एमपी एमएलए नहीं है, पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है जो ऐसी शादियां अटेंड नहीं करते। लेकिन अगर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो गई, अगर हमने गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लिया, अगर हमने ये कहा कि गलत करने वाले आदमी को हम प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तो ये आप देखिए यूं बदल जाएगा ये इसमें। और इसके बाद अब आपने धर्म की बात की, पूरे भारत में मौलाना, पंडित, प्रीस्ट इस पे शपथ ले रहे हैं कि हम अपने मंदिरों में शादी नहीं होने देंगे, हम अपनी मस्जिदों में नहीं होने देंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, ये सामाजिक संगठन कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े अगर बोर्ड लगा लिए कि बाल विवाह एक अपराध है और इस मंदिर में 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची की शादी नहीं होती, तो अगर आप करोगे तो आप जेल जा सकते हो। तो अब वो धर्म से अलग हो गया है। हमारी छोटी सोच कोई सी भी हो, एक व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति की सोच एक राष्ट्र के संकल्प पे भारी नहीं पड़ सकती, और हमको सिर्फ यही सुनिश्चित करने की जरूरत है।
भुवन जी, हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई, लेकिन कई सवाल रह जाएंगे। एक सवाल मेरा ये है कि आपने एक बहुत आदर्श स्वप्न देखा है। आदर्श नहीं कहूँगा, अब चूंकि आपकी बातचीत से लग रहा है कि वो शायद हकीकत में परिवर्तित हो पांच जाएगी। साल 5 साल के बाद अगर आप मुझे बुलाएंगे यहाँ और दोबारा बात करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 23% जो है 6 या 7% रह जाएगा। हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत इस बात के लिए मैं शुभकामना दूंगा। ये दोनों किताबें, मेरा सवाल था कि ये भारतीय भाषाओं में कब सॉरी, आएंगी? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। दोनों किताबों का जो है तो पहले तो मैं आपको और सभी दर्शकों को ये बता दूं कि ये किताब लिखने के पीछे जो मेरा मूल उद्देश्य था वो जन जागरूकता से ज्यादा अधिकारियों की, पुलिस वालों की और ऐसे लोगों की जागरूकता था जिनको इन कानूनों का अनुपालन कराना है। तो उसके लिए ये जरूरी था कि ये उस भाषा में लिखी जाए जिसमें कानून बने, और बहुत ही उत्कृष्ट हिंदी में अगर ये लिखी जाती है तो उन लोगों को समझ नहीं आएगी जिनसे आपको ये इम्प्लीमेंट करानी है, जिनको ये लेके जानी है नीचे। तो इसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। भारत की तमाम भाषाओं का तो मैं आज वादा नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी अनुवाद आपको आने वाले महीने भर के एक भीतर बड़े आ वर्ग जाएगा। तक पहुंच जाएंगे बड़े, निश्चित रूप से, जी जी क्योंकि जी अंग्रेजी देश में जी जी सारे जी लोगों को समझ में आती है, कम से कम अधिकारियों को जी जी। नहीं और तो ये बनी कानून के जिनके छात्रों। लिए थी वो तो उसकी तो हो चुकी है, अब बात खत्म, अब तो दूसरी बात शुरू हो गई है। जी। तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी, जब ये किताब लिखी गई तो हमारी कल्पना से परे था कि एक दिन में मैं एक में भी नहीं गया, जो इसका लॉन्च हुआ 257 जगहों पे इसको एक साथ संगठनों ने, सरकारी अधिकारियों ने इसका पर्दापण किया और इसको उन लोगों से इसको लॉन्च कराया जो महिलाएं खुद बाल विवाह की शिकार रही थीं। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहूंगा कि लोगों ने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया। अब लेकिन वो जनमानस तक बात पहुंचाने की का वक्त आ गया है, तो महीने भर के भीतर ये आ जाएगी। व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन आपकी हिंदी में, इसकी हिंदी अनुवाद हमारे पास तैयार पड़ा है। और ये जो दूसरी किताब है ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल और एक ज़्यादा यूटोपियन बात है, जिसमें हम एक ज़्यादा बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरे समाज में न्याय धर्मिता किस तरह से बने। तो उसके लिए एक हमने खास तौर पे बात कही कि न्याय और न्याय तक पहुंच अपने आप में एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। यदि हम इसको फंडामेंटल ड्यूटी मानते हैं तो इसका अर्थ है कि हम कह रहे हैं कि सरकार इसको सुनिश्चित करे। तो सरकार और व्यक्ति और इस अधिकार के बीच में एक दूरी खड़ी हो जाती है। हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले कहा न्याय। तो हमने न्याय कैसे सोचा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शोषण के विरुद्ध न्याय। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कभी भी, संविधान के जो हमारे निर्माता थे, कि न्याय तक पहुंची अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि कौन जाए। तो न्याय तक पहुंच यदि सरकार की जिम्मेदारी से हटके मेरा मौलिक अधिकार होती है, आपका मौलिक अधिकार होती है, तो हमारी और सरकार के बीच के जो संबंध हैं उसमें मैं अब किसी चीज को ग्रहण नहीं कर रहा। ये मेरा अधिकार है इसलिए मुझे मिल रही है। तो इस सोच के साथ हमने ये बात कही और इसमें हमने 4-5 बातें करी जो कि थोड़ी लीगली टेक्निकल थी, इसलिए इंग्लिश में लिखा गया। तो इसका अनुवाद अभी चल रहा है, मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगेंगे अभी इसको आने में। ये जो इसी से जुड़ा सवाल, जहाँ से ये किताब शुरू होती है कि आखिर आप चाहते क्या हो, कानून या न्याय, ये जो बिंदु है, कानून बन गया, न्याय मिले कैसे, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सभी लोगों की पहुंच हम जानते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था में, चूंकि बात दर्शन और न्याय पर हो रही, आप भी जानते हैं कि आज़ादी के इतने समय बाद भी हर व्यक्ति की पहुंच अदालत तक भी नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय तक तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो न्याय इतना महंगा है, हर आदमी, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के पास कैलाश सत्यार्थी जी का नंबर हो, भुवन रिभु जी का नंबर हो, या उनके पास उस तरह के संपर्क सूत्र हों कि वो हमसे कहें और हम आपको फ़ोन कर दें कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, थोड़ी मदद कर दीजिए।
क्या ऐसा हम कौन सा प्रयास करें, आखिरी मेरा ये सवाल है, जहाँ वो कोई पुलिस वाला, मतलब आप एक कल्पनातीत स्थिति है कि कहीं आप जाते हो, किसी को बचा कर ले जाते हो, आप खुद वकील हो, और जिसको आपको न्याय मतलब जिसको आपकी मदद करनी है, वो आपसे बहस में अंततः आपसे ही पूछ बैठता है कि आखिर आप चाहते क्या हो। तो ये जो बिंदु है न्याय और कानून का जो अंतर है, और वहाँ तक जो आम आदमी की पहुँच का प्रश्न है, जो आपने हालांकि पिछले उत्तर में कुछ स्पष्ट किया था कि सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अगर ये मौलिक अधिकार हो तो शायद बात बन जाए। इस आदर्श तक हम कब पहुंच सकेंगे कि वाकई हर आदमी, जो समाज का आखिरी, जहां महात्मा गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है कि वह समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। हम उस आखिरी व्यक्ति तक कब पहुंचेंगे जब वह यह समझेगा कि न्याय और कानून का कोई अंतर नहीं, और वह हमारे लिए भी समान रूप से है। जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वो उसको मिल रहा है। ये एक परस्पर विश्वास की कमी है। अगर इसको दो हिस्सों में बांट के हम देखें, वही कल्पनातीत शब्द की मैं बात कर रहा हूं जो आपने कहा, अगर हम सब समाज हैं और एक व्यक्ति हमसे परे है और इस न्याय की परिधि से भी परे है, तो उसको हमारे इसमें सम्मिश्रण में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। ये समाज की जिम्मेदारी है। अब समाज कौन है? तो समाज की परिकल्पना तो हम सब हैं, लेकिन हमने सरकार को अलग किया। न्यायपालिका अलग हुई, राज्यपालिका अलग हुई, इन सबको हमने अलग अलग देखा, और वो ज़रूरी भी था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो जब हमने अलग अलग देखा तो व्यक्ति और सरकार के बीच में एक दूरी बनी, व्यक्ति और न्यायपालिका के बीच में दूरी बनी। अब व्यक्ति यानी आप और मैं, वो टैक्स देते हैं जिससे पूरा देश चलता है, उसी से न्यायपालिका चलती है, उसी से कार्यपालिका चलती है, उसी से राज्यपालिका चलती है, उसी से सरकारें हैं, उसी से सब कुछ है। लेकिन मैं तब भी अधिकार का पात्र नहीं हूँ। मैं तो उसको सरकार की एक पात्रता, जब वो मुझे देंगे तब उसको मैं ग्रहण करूँगा। इस तरह का न्याय की व्यवस्था हो गई है। तो ये तभी बदलेगा जब हम इन 4-5 बिंदुओं पर विचार करें। पहला, कानून न्याय के लिए है। अगर कानून में कुछ कमी पेशी है तो बदल दिया जाए। अगर कानून नहीं है और एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा उस कानून की परिधि से परे है क्योंकि कानून ही नहीं है उस विषय पे, तो तुरंत बनाया जाए। अब जो हमारी व्यवस्था है उसमें इस तरह की बात है कि यदि संसद नहीं चल रहा तो कानून बनेंगे ही नहीं। तो संसद नहीं चल रहा और कानून नहीं बनेंगे, इसमें सालों साल लग जाते हैं। तो पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में एक दूसरे के प्रति खड़े हैं विमुख होके, लेकिन उसका नुकसान कौन उठा रहा है? वो व्यक्ति जिसको उस कानून के बनने से लाभ मिलेगा। तो एक इसमें कमी है, और इसमें जो देरी होती है वो अपने आप में एक जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि जब मैं जाता हूं तो सरकार और न्याय का मुखौटा, उसका चेहरा कौन है? तो वो है पुलिस, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अब मैं अगर थाने गया और पुलिस अपने आप ही जज हो गई, ऐसे भारत में कानून है कि अगर मैं गलत किसी पे इल्जाम लगा रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे भारत में कानून है जो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी को फंसाने के लिए या किसी बदनीयती से कोई इल्जाम किया या कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट किया तो मेरे ऊपर वही मुकदमा चलेगा जो उस पर चलने वाला था। लेकिन इनका हम प्रयोग नहीं करते। तो पुलिस अपने आप में, अच्छा, इसके बाद पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है, क्योंकि हम एक छोटे स्तर की राजनीति में पुलिस को यह कहते हैं कि यदि अपराध बढ़े तो इसका मतलब है आपने रिपोर्ट ज्यादा कर दी है तो अपराध बढ़ गए। तो रिपोर्टिंग अपराध नहीं होती, लेकिन हमने उसकी ऐसी परिकल्पना कर ली है। विपक्ष चिल्ला के कहेगा कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, तो पुलिस कह रही है अपराधों को कम करके दिखाओ। इसका नतीजा क्या है? आदमी अगर थाने गया, मैं चला जाऊं अभी कि मेरा पर्स चोरी हो गया, तो सुबह से शाम हो जाएगी, वो पहले ये सोचेंगे कि भाई हमें रिपोर्ट ही नहीं चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हम अपराध को, एफआईआर को, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसे प्राथमिकी की तरह देखें, उसको तुरंत जो है उसका ये करें, उसको तुरंत रजिस्टर करें, दर्ज करें, तुरंत रजिस्टर करें। इसके बाद तारीख पे तारीख,
तो वो एक असलियत है और उसकी भी जवाबदेही नहीं है। तो यदि तारीख पे तारीख है, मैंने इसमें कहीं लिखा, बड़े दुखी मन से लिखा, बहुत ही मेरी अगाध श्रद्धा और आस्था है न्यायपालिका में और पूरे एक विधि व्यवस्था में, लेकिन मैंने बहुत ही दुखी मन से ये लिखा कि जब एक गरीब आदमी एक अदालत के सामने खड़ा होता है, जब एक बच्चा एक अदालत में के सामने खड़ा होता है, तो हर व्यक्ति उसमें पैसा कमा रहा है सिवाय उस विक्टिम के। वो जितनी देरी होगी, पुलिस का भी काम चल रहा है, प्रोसिक्यूटर का भी तनख्वाहें आई जा रही हैं, जजेस भी चलाए जा रहे हैं, कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। तो इस देरी के निस्तारण के लिए किसी न किसी की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। फिर अगर हमने समाज के स्तर पे, जो एक सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए तो हम कहते हैं वो बलात्कार वाला घर। हम अपराध के बोध को अपराधी के प्रति न रखते हुए जो बेचारा शोषित है उसके प्रति रखने लगते हैं कि अरे ये तो कमजोर है। तो वो कमजोरी का भाव अपराध की मानसिकता को बढ़ावा देता है और इसका भी निस्तारण तभी होगा जब अपराधी को सजा जरूर मिलेगी और ये होगा कि समाज में इसका डर जाएगा। तो वो जो एक संपूर्ण व्यवस्था है उसकी एक, मुझे लगता है, कुंजी है, एक चाबी है, वो ये है कि न्याय को सुनिश्चित किया जाए और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उसको मौलिक अधिकार बनाया जाना जरूरी है। अब आखिरी सवाल मेरा, इस पुस्तक को आपने जिन लोगों को समर्पित किया है उनमें पो जो है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि उनके सवालों से आप लगातार जूझते रहे। जी। तो उनके बारे में बताइए कि आपने हालांकि बच्चों को समर्पित किया और प्रार्थना की है जी, उनके संरक्षण की बात कही है, उनकी सेवा की बात कही है, दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं जी, लेकिन पो को साथ साथ आपने समर्पित किया, अपने एक दोस्त को भी समर्पित किया है। तो पो की क्या भूमिका है और वो किस तरह के सवाल उठाकर आपको उलझन में डालते हैं और उनका भविष्य क्या, वो अभी से कुछ समाज सेवा की तरफ उन्मुख हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसका नाम इनकलाब है और इनकलाब नाम रखने के पीछे हमारी सोच ये थी कि हमने ये सोचा कि इनकलाब अगर हमारे घर नहीं पैदा हुआ तो कहीं नहीं होगा। तो हमने देखा कि इनकलाब जो है वो नहीं है किसी का नाम, और जिन महान हस्ती ने, हसरत मोहानी साहब ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने उसको पूरी दुनिया में लेके गए, लेकिन उनके परिवारों में भी किसी का नाम इनकलाब नहीं रखा गया। तो हमने अपने बेटे का नाम रखा, तो पो हम उसे प्यार से बुलाते हैं। तो एक किताब में तो मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र किया, पर दूसरी किताब में वो पूरी किताब की शुरुआत उसके प्रश्न से हुई जी। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि अंतरिक्ष की, संसार की संरचना कैसे हुई। और मैं जब उसको समझाने लगा, बातचीत करने लगा, तो मैंने बात की शुरुआत में हमारे ऋग्वेद में जो नास्तीय सूक्त है जिसमें कहा गया कि इससे पहले सत नहीं था, सत भी नहीं, आकाश भी नहीं था, अंधकार भी नहीं था, तो मैंने वहाँ से शुरू की। फिर मैंने सोचा कि इससे प्यार इसको, तो वो और सवाल पूछता रहा उसको लेके। तो मैंने सोचा कि ईश्वर का विचार क्या रहा होगा। तो ईश्वर का विचार सबसे पहले रहा अगर सृजन, तो वो प्रेम से निकला, और जैसे ही पहला एक विचार आया वैसे ही समय की संरचना हुई, और इसको बैलेंस करने के लिए दुनिया में जो दूसरा विचार आया वो था न्याय। तो न्याय वो नहीं है जो विधि है, न्याय वो नहीं है जो कानून है, न्याय वो नहीं है, तो एक जो नेचुरल लॉ है, एक जो जिसमें वो न्याय जिसमें पृथ्वी को सूरज से उतनी ही दूर रहना है जितनी दूर रहना है जिससे जीवन की उत्पत्ति होगी, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी से उतनी ही दूर रहेगा ताकि उसी हिसाब से जो है ये ज्वार भाता रहे। तो प्रकृति की संरचना में प्रेम और न्याय दो मूल सिद्धांत रहे, ये ऐसा मुझे लगा, और मेरे बेटे के साथ बातचीत में निकल के आया, जहां से हमने इस विचार की संरचना की और ये मौलिक अधिकार तक इसको लेके गए। तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन।
₹300 की मूल्य की पुस्तक है। और अगर आप विद्यालय के छात्र हैं, कॉलेज के, अगर आप समाज सेवा से जुड़े हैं, अगर आप पंचायतों से जुड़े हैं, अगर आप सरकारी व्यवस्था में हैं, अगर आप समाज के जागरूक नागरिक हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ी अगर समझ में आती है तो बहुत ही सहज, मतलब अंग्रेज़ी में भी ऐसी अंग्रेज़ी नहीं है जो आपके सिर के ऊपर से जाए। अगर आप रोमन लिपि पढ़ते हैं तो ये समझ सकेंगे इस पुस्तक को। कानून के छात्र हैं तो निश्चित रूप से इस पुस्तक को खरीदें, पढ़ें, जानें। समाज सेवा से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं तो भी यह पुस्तक आपके काम की हो सकती है। जस्ट राइट्स वाई जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल राइट, यह पुस्तक भी प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पहली पुस्तक का मूल्य 300, दूसरी का ₹250 है। और हिंदी में यह पुस्तक पहली तो आ रही है, 1 महीने के अंदर आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और अपना बहुत इतना धन्यवाद। सारा वक्त देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।